अच्छा बच्चों, आज हमारा बहुत ही मज़े का टॉपिक है। मेरी बातें गौर से सुनना, जो जो बताऊं दिमाग में बिठाना। एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या भला है, क्या चीज़ होती है। इसमें होता है कि स्ट्रेंगलिंग पेन होता है या प्रेशर लाइक पेन होता है। कहाँ पे? सबस्टर्नल रीजन में, नेक वाली साइड पे, शोल्डर पे, एपिगैस्ट्रियम पे, इन रीजन्स पे हमारे पास प्रेशर लाइक पेन फील होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब मेन ड्रग्स, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें वेरापामिल देते हैं हम इसमें, और प्रोप्रानोलोल जो कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है ये यूज़ करते हैं, या फिर कार्डियक डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं। और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? वैज़ोडायलेटर्स यूज़ करते हैं। वैज़ोडायलेटर्स में हमारे पास क्या आते हैं? नाइट्रेट्स आते हैं। किसी हद तक ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, इनका भी वैज़ोडायलेटिंग इफेक्ट होता है। नाइट्रेट्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से 3 किस्म के होते हैं? जो हम सबलिंगुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और हमारे पास ओरल नाइट्रोग्लाइसरीन होता है, इनका हमारे पास इंटरमीडिएट एक्शन होता है। और हमारे पास ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लाइसरीन होता है, इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अब हम एंजाइना की टाइप्स देखते हैं, उनके देखते हैं कि ना कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। एंजाइना पहले आता है एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, इसे हम कहते हैं एंजाइना ऑफ एफर्ट या क्लासिक एंजाइना। इसमें पता क्या होता है? ये होता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाती है वेसल्स के अंदर, जो कि पार्शली ऑक्लूड कर देती है कोरोनरी आर्टरी को। इस कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है? कार्डियक वर्क बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, मतलब ब्लड जो है ना उसका ना फ्लो कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो हो जाता है। और हमारे पास क्या होता है? अकामुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। अकामुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड की अकामुलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इस्कीमिक चेंजेस। इन इस्कीमिक चेंजेस की वजह से जो मायोकार्डियल पेन एंडिंग्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेशर लाइक पेन फील होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलीफ कैसे कर सकते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना को? इसको रिलीफ ऐसे होता है कि हम पेशेंट को रेस्ट में लाते हैं, और जिसकी वजह से कार्डियक वर्क कम होता है, और 15 मिनट के अंदर वो बंदा ठीक हो जाता है। और ये हमारे पास क्या होता है? 90% ऑफ एंजाइनल केसेस जो होते हैं ना वो एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना के होते हैं। आगे हमारे पास वैज़ोस्पैस्टिक एंजाइना। वैज़ोस्पैस्टिक एंजाइना की बात करें तो इसे हम कहते हैं रेस्ट एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना, या इसका तीसरा नाम है प्रिंस मेटल एंजाइना। ये हमारे पास लेस दैन 10% ऑफ केसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास इसमें क्या होता है? स्पैज्म होता है कोरोनरीज का, स्पैज्म ऑफ कोरोनरीज एट साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। जहाँ पे प्लेक बनी होती है वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है कि स्पैज्म होते हैं, मरोड़ पड़ते हैं। स्पैज्म जो होते हैं वो किसी वक्त भी होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे रेस्ट एंजाइना कहते हैं। इवन ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए भी हो सकता है। और मे डिटेरियोरेट इनटू अनस्टेबल एंजाइना। ये जो है वैज़ोस्पैस्टिक एंजाइना किस में कन्वर्ट हो सकता है? अनस्टेबल एंजाइना में। अब अनस्टेबल एंजाइना की क्या होते हैं? इसमें क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं इसको, अनस्टेबल एंजाइना को। ये हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें क्या होता है? ये मेडिकल इमरजेंसी क्यों होती है? क्योंकि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को लीड कर सकता है। ये प्रिकर्सर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ अटैक्स बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना में क्या क्या होता है। इसमें वैज़ोस्पैज्म भी होता है। कहाँ होता है? कोरोनरी आर्टरी में होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक भी बनना होता है। इसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन इज़ द मेन टारगेट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। इसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन होते हैं। और ये हमारे पास जो ड्रग्स हम लेते हैं इन एंजाइना में वो क्या काम करते हैं? ड्रग्स क्या काम करते हैं? वो ये करती हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड कम करती हैं हार्ट की तरफ, और ऑक्सीजन डिलीवरी टू मायोकार्डियम उससे इम्प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? एक तो ऑक्सीजन की डिलीवरी टू मायोकार्डियम इम्प्रूव करते हैं, और ऑक्सीजन की डिमांड को कम किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ना, अब हमें एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होती है बॉडी में? वो तब ज़्यादा होती है जब फाइबर की टेंशन ज़्यादा हो, मायोकार्डियल फाइबर टेंशन ज़्यादा हो। मायोकार्डियल फाइबर टेंशन भला कैसे ज़्यादा होगी? वो तब ज़्यादा होगी जब हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा हो। इजेक्शन फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टेंशन ज़्यादा होगी। हार्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टेंशन होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतनी ज़्यादा मायोकार्डियल फाइबर की टेंशन ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? टेंशन ज़्यादा होगी। ये ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टेंशन ज़्यादा होगी।
पेरीफ्री में जो आर्टरीज में जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टेंशन ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास वीनस टून जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फाइबर की टेंशन ज़्यादा होगी। अब प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है? प्री लोड ये चीज़ होती है कि डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है जो ब्लड वॉल्यूम होता है और जो वेनस टोन होती है, क्या क्या चीज़ें? ब्लड वॉल्यूम और वेनस टोन। ये दो चीज़ें कौन सा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है? ये हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। और जो हमारे पास आफ्टर लोड वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? वो हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और हमारे पास लार्ज आर्टरी स्टिफनेस से हमारे पास ये डिटरमाइन किया जाता है आफ्टर लोड, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, आगे हमारे पास है एक हमारे पास अब हम देखते हैं कि एंजाइना कब कब हो सकता है। हमारे पास एक इंसान है, वो एक ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है, लाइक वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके दरमियान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगी? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये होंगी कि उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, उसकी हार्ट रेट मैंने पीछे बताया था, हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो टोटल फाइबर टेंशन होगी, सिस्टोलिक टेंशन ज़्यादा होगी, डायस्टोल कम हो जाएगा। अब डायस्टोल कम होगा तो हमें क्या नुकसान होगा एंजाइना में? अब देखो, जो डायस्टोल होता है उसके दौरान, डायस्टोल के दौरान हमारे पास जो हार्ट जो होता है ना वो क्रोनरीज के ज़रिए नहीं, देखो जो क्रोनरीज जो होती है ना, ठीक है ना, उनमें ब्लड आता है। और क्रोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है? हमारे पास ब्लड सप्लाई कर रही होती है ये जो हार्ट को ना, क्रोनरी आर्टरीज जो है ना वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। और डायस्टोल के दौरान जो हमारे पास क्रोनरी आर्टरीज में फिलिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तब आता है जब हमारे पास डायस्टोलिक फेज चल रही हो। ये लिखा हुआ हार्ट रिसीव्स ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल। और हमारे पास क्रोनरी ब्लड फ्लो जो होता है ना वो जिसकी वजह से लो और नील हो जाता है। जब डायस्टोल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ, डायस्टोल कम होगा, जितनी ज़्यादा डायस्टोलिक टाइम कम हो जाएगा उतनी ज़्यादा कम जाएगा ब्लड हार्ट की तरफ। अब कार्डिक आउटपुट उस वक्त बढ़ रहा होता है जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज बढ़ती है तो उसके साथ कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और डबल प्रोडक्ट ऑफ हार्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड फॉर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ये तब भी हो सकता है इफ़ ए डॉग इज़ रनिंग बिहाइंड अस या रनिंग बिहाइंड ए मैन, ठीक है। अब ड्रग्स क्या काम करती हैं? ड्रग्स ये काम करती हैं, कार्डियक वर्क को कम करना होता है उन्होंने, और कार्डियक वर्क को इस तरह काम करते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम ना हो, ठीक है। ये हमारे पास डॉग है, ये किसी के पीछे भाग है, बंदे के पीछे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी है, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना ये इंक्रीज़ हो जाती है। अगर दिल ज़्यादा वक्त ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है। हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही होती है किस वक्त? जब हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो इजेक्शन टाइम का इन्वर्स रिलेशन है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ। इजेक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इजेक्शन टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी ये हमारे पास गलत है, ये हमारे पास है इजेक्शन टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ। अब प्रोलॉन्ग सिस्टली जो होगा, इजेक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को ज़रा फिर से देखें, मैंने सही ही लिखा हुआ है, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। इजेक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। इजेक्शन टाइम नॉट इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी ना हम अख्तियार करते हैं कि एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। हमने क्या करना है, दो वे से हमने ना ठीक करना है। कौन कौन से दो वेज हैं? कि हम ऑक्सीजन की डिलीवरी टू हार्ट बढ़ा दें, कि ऑक्सीजन जो डिलीवर की जा रही है हार्ट को क्रोनरीज के ज़रिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हम उसकी सप्लाई बढ़ाएं, या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर दें हार्ट की तरफ। ये हमारे पास दो थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ हैं और उनके लिए ना हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, हमारे पास पहला है जनाब छोटा सा ये बीटा ब्लॉकर, ये नाइट्रेट्स, ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और हमारे पास क्या है पी फोक्स इनहिबिटर्स। पी फोक्स इनहिबिटर्स क्या करते हैं? पी फोक्स इनहिबिटर्स ये करते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और हमारे पास ग्लूकोज होता है। अगर हम बोटी फैटी एसिड्स यूज़ करें तो जाहिर बात है बीटा ऑक्सीडेशन आपने पढ़ी होगी। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन यूज़ होती है, यूटिलाइज़ होती है और हमारे पास एटीपी बनते हैं।
अगर हम फैटी एसिड से एनर्जी हासिल करें तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करें तो हमें लेस ऑक्सीजन चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करते हैं कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को हम कम कर देते हैं। वो कौन कम करते हैं? वो पीफॉक्स करते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं? वो हमारे पास है रेनोलाजीन है, हमारे पास ट्राइमेटाजिडीन है। ये 2 ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को कम कर देती हैं, ठीक है। और इनका मेजर एक्शन क्या होता है कि लेट सोडियम करंट्स की इनहिबिशन कराते हैं। क्या भला? रेनोलाजीन एंड ट्राइमेटाजिडीन। अब हमारे पास एक नया ड्रग का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं आइवेब्राडीन। आइवेब्राडीन क्या करता है? ऐसे पेस मेकर के करंट्स को कम करता है, या ऐसे पेस मेकर की एक्टिविटी को जब कम कर देगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। ये जो है आइवेब्राडीन, ये क्या करता है? ऐसे पेस मेकर को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट रेट की एक्टिविटी, हार्ट रेट को क्या करता है? कम करता है। अब ये जो है डब्बा ये आपको रट्टा होना चाहिए लाइक फिंगर टिप्स पे कि एटेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। अनस्टेबल एंजाइना में क्या करते हैं? सेम नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। एडिशनल कौन सी है? एंटी प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो रही थी वहाँ पर। और हमारे पास क्या है? वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में नहीं देना, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देना। ये बात कान खोल के सुन लो कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में नहीं देना, ये उसको मज़ीद वर्सन करते हैं इसके इफेक्ट को, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना को। और अनस्टेबल एंजाइना में एक एडिशनल कौन सी ड्रग देनी है? एंटी प्लेटलेट देनी है, ठीक है। अब हम मायोकार्डियल रीवास्कुलराइजेशन लाइक कोरोनरीज की ओक्लूजन जब हो जाती है तो उसको हम कैसे उसकी रीवास्कुलराइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? उसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम एंजियोप्लास्टी करवाएं या फिर ग्राफ्टिंग करवाएं। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि हम एक कैथेटर के ज़रिए, स्पेशल कैथेटर होता है, उसके ज़रिए हम कोरोनरी ल्यूमेन की एनलार्जमेंट करवाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो हमारे पास एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसमें हमें फ़ौरन एंजियोप्लास्टी करनी होती है। और हमने क्या करना होते हैं? प्लेटलेट क्लोटिंग जो होते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग जो होते हैं ना, वो उसको ना हमने देने होते हैं, प्लेटलेट इनहिबिटर्स देने हैं। और हमने उसको फ़ौरन IV नाइट्रोग्लाइसरीन लगा देनी है। नाइट्रेट्स का क्या एंटी प्लेटलेट इफ़ेक्ट भी होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स में अगर हम सबलिंगुअली देंगे तो उसका इफेक्ट कितना आएगा? 10 से 12 मिनट रहेगा, ठीक है। और हमारे पास फॉर रिलीफ ऑफ एक्यूट अटैक्स के लिए ना हम देते हैं सबलिंगुअली। और ट्रांसडर्मल का कितना इफेक्ट रहता है? 8 से 10 घंटे रहता है, और ये हम प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। अब जो नाइट्रोग्लाइसरीन या ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट जब हम देते हैं तो ये पहले जाती है लीवर में। लीवर में जब ये लीवर से होती हुई फिर कहाँ आती है? स्मूथ मसल्स में आते हैं। स्मूथ मसल्स में किस में कन्वर्ट होती है? ग्लाइसराइल डाइनाइट्रेट में। ग्लाइसराइल नाइट्रेट जो होता है, डाइनाइट्रेट जो होता है, इसका वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट होता है, इसका सिग्निफिकेंट रिटेनिंग इफेक्ट होता है, वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट। फिर ये किस में? मोनोनाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। मोनोनाइट्रेट जो होता है ये मच लेस इफेक्टिव होता है डाइनाइट्रेट से। अब हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट पास इफेक्ट जो होता है नाइट्रोग्लाइसरीन का वो कितना होता है जनाब जी? वो होता है 90% होता है। और एंजाइम एक्टिविटी जो होती है ना लीवर में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब हम इस फर्स्ट पास इफेक्ट से ड्रग को बचाना चाहते हैं तो हम कौन कौन सा रूट अख्तियार कर सकते हैं? ट्रांसडर्मल है, वो हमारे पास सबलिंगुअल है, ठीक है। जो नाइट्रोग्लाइसरीन जो होता है ना, जो स्वालोज्ड नाइट्रोग्लाइसरीन होते हैं उसकी एफिशिएंसी जो होती है ना वो हाई होती है, उसमें ना ग्लाइसराइल डाइनाइट्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये अदर नाइट्रेट्स की हम बात करते हैं। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये हम ओरली देते हैं, ये लीवर और स्मूथ मसल से होते हुए किस में कन्वर्ट होते हैं? आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये हमारे पास ये भी एक्टिव एजेंट है, ठीक है, ये भी किसी हद तक रिलीफ देता है। और ये हमारे पास मार्केट में एज ए सेपरेट ड्रग भी आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट ये भी मौजूद है। और हमारे पास अदर ड्रग में क्या आता है? टेट्रानाइट्रेट है, ठीक है, और पेंटेरिथ्राइटोल है, ठीक है। और इनका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन 2 ड्रग्स का कितना है? 4 से 6 घंटे है। और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको अमाइल नाइट्राइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका रैपिड एक्टिंग वैसोडाइलेटर इफेक्ट होता है। और ये हम देते हैं इन्हेलेशनल रूट से लेते हैं अमाइल नाइट्राइट को, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल अब आपको ये बात बोलनी चाहिए अमाइल नाइट्राइट की। अब हम बात करते हैं कि ना ये हमारे पास नाइट्रेट्स कैसे एक्ट करते हैं। सिंपल सा बताऊंगा, बिल्कुल कान तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है।
और जो हमारे पास जो नेचुरली जो होते हैं ना, वो हम जो बॉडी बनाती है वो नाइट्रेट्स बनाती है, नाइट्राइट्स बनाती है, वो हमारे पास आर्जिनिन से बनाती है। आर्जिनिन किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? ये हमारे पास कैपिलरी एंडोथेलियम की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? कैपिलरी एंडोथेलियम है। तो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो होता है ये हमारे पास क्या करवाता है? आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनवाता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट आता है। अगर हम नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बाहर से ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है? नाइट्रेट जब हमारे आते हैं स्मूथ मसल सेल के अंदर आता है तो नाइट्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सा एक्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज 2, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज 2, ये नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। और हमारे पास क्या और ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ाता है? ये गुआनाइलाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जो गुआनाइलाइल साइक्लेज जो है वो क्या करता है? जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। अब हमें साइक्लिक जीएमपी का क्या फ़ायदा होने वाला बॉडी में? ये हमारे पास काज करता है, रिलैक्सेशन काज करवाता है। क्यों भला? कैसे रिलैक्सेशन काज होता है? जो मायोसिन लाइट चेन होती है, ठीक है, उसकी हम फास्फोरिलेशन करते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज के जरिए। फिर जब उसकी फास्फोरिलेशन होती है मायोसिन लाइट चेन की तो उसके साथ एक्टिन मिलता है। तो फिर क्या होती है? जब एक्टिन मिलता है मायोसिन लाइट चेन के साथ तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हमने कम करना है। कैसे कम करना है? हमने मायोसिन लाइट चेन फास्फेज को दोबारा मायोसिन लाइट चेन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कौन सी चीज़ रोल अदा करेगी? वो हमारे पास साइक्लिक जीएमपी रोल अदा करेगी, जिसके साथ हमारे पास रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, अब ये जो है सिल्डेनाफिल, अब ये जो साइक्लिक जीएमपी बना था साइक्लिक जीएमपी, ये हमेशा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा बॉडी में, एक दफ़ा बन जाएगा ऐसा तो नहीं है कि ये फिर रह जाए। इसका फिर डिग्रेड कैसे करते हैं साइक्लिक जीएमपी को? हम करते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेज से। अगर हम फास्फोडाइएस्ट्रेज का इनहिबिटर दे दें सिल्डेनाफिल, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये ड्रग यूज़ होती है, ठीक है, ये साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है तो फिर ये तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो फास्फोडाइएस्ट्रेज है। इसको अगर हम तोड़ दें तो साइक्लिक जीएमपी की तादाद तो बढ़ जाएगी, तो फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने नाइट्रेट्स जो खाए हैं इसका आर्टरी के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, इसका वेन के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। गौर से सुनिएगा, बहुत आसान सा पेज है। ठीक है, ये होता है कि जो वेन्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? वीनोडाइलेशन होती है। वीनोडाइलेशन ऐसी होती है कि जो वेन्स के अंदर ब्लड ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अब जब ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ से जो है ना, मतलब कि बॉडी का ज़्यादा ब्लड किसके अंदर आ गया? वेन्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ। ठीक है, और ये जो वेन्स हैं मोस्ट सेंसिटिव टू नाइट्रिक ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, इनके स्मूथ मसल्स की क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन होती थी वेन्स से। अब ब्लड वेन में ज़्यादा आ जाएगा और ये प्री लोड जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हार्ट का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक साइज़ कम हो जाएगा, जो रिमॉडलिंग हो रही होगी उसकी वजह से। और डिक्रीज डायस्टोलिक हार्ट साइज, मतलब डिक्रीज डायस्टोलिक हार्ट रेट, जो डायस्टोलिक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और फाइबर की टेंशन जो होती है वो हमारे पास कम हो जाएगी। और आर्टरीज़ में इसका क्या काम होता है? ये आर्टरी जो पार्शली ओक्लूडेड थी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, उसकी जाके ये डायलेशन करवाएगी नाइट्रेट्स और ब्लड फ्लो इसके अंदर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आर्टरी है? एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो होता है ना आफ्टर लोड, ठीक है, ये हमारे पास आर्टरी है। ठीक है, इसका आफ्टर लोड कम होगा। ठीक है, कम होगा, इसका कार्डिक आउटपुट कम होगा, इसकी इजेक्शन बढ़ेगी, फर्दर डिक्रीज इन कार्डिक साइज़ होगा। और हमारे पास आर्टीरियोलर डायलेशन जब होगी तो हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भला कैसी हुई है? हमने जो स्ट्रेटजीज़ ऊपर अख्तियार की थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसे कम हुई है कि ऐसे कि ना ओवरऑल रिडक्शन इन मायोकार्डियल फाइबर टेंशन कम हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम होगी, डबल प्रोडक्ट कम होगा। और सेकेंडरी मैकेनिज्म जो होगा ना वो हमारे पास कोरोनरी फ्लो वाया कोलेट्रल वेसल जो होगा वो बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स ऑन हार्ट के ऊपर क्या होता है? ये होता है कि नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डिक मसल। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो होता है ना उसको कम करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना वो क्या होती है? ये हमारे पास है बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। सॉरी, इस बात को समझे, बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होता है? सेकेंडरी मैकेनिज्म, जब हमारे पास हार्ट रेट कम हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है, इजेक्शन जो हो रहा है ना वो हमारे पास इजेक्शन वो जो मतलब कार्डिक वर्क को जो हम कम जो कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो थी। ठीक है, अब बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, पहले ये बताओ बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म होता कहाँ है?
जो हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा होता है वहाँ पे बैरोरिसेप्टर्स लगे होते हैं। जो हमारे पास कैरोटिड होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, उसके ऊपर बैरोरिसेप्टर लगे होते हैं। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होता है वाइटल ऑर्गन की तरफ, ठीक है, अब जो कैरोटिड जा रही होती है तो हमारे पास ब्रेन की तरफ जा रही होती है ना, ठीक है। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा तो रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी, मतलब ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, ठीक है। बैरोरिसेप्टर जो होता है ना वो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे पास ब्लड प्रेशर तो फॉल कर रहा था वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट के ज़रिए। अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास हैं जनाब नाइट्रेट्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें ये है कि ये जो जनाब ये हमारे पास ये जो है ना, ये मेनिंजियल आर्टरी है, ठीक है। मेनिंजियल आर्टरी में जब वैसोडाइलेशन होती है तो हमारे पास थ्रोबिंग हेडेक होता है, ठीक है। बैरोरिसेप्टर्स जो होता है ना, इसमें जब बैरोरिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया होता है, ये पहले आपको बताया। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है बॉडी में अंदर, ठीक है, मीनोडाइलेशन इफेक्ट के थ्रू। जब वेन्स में ब्लड ज़्यादा एकमुलेशन हो जाएगा, हार्ट की तरफ कम आएगा, तो ज़ाहिर बात है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो होगी। नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल इकट्ठे दें, वो सॉरी ऊपर गलत बताया था कि जो सिल्डेनाफिल है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आई थिंक काज करती है। मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊँगा। ये नाइट्रेट्स, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल को इकट्ठे दें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, काज करती है, ठीक है। अब हमारे पास है एक ड्रग है निकोरेंडिल, ठीक है। ये क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, साइक्लिक जीएमपी की एक्टिविटी बढ़ाती है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के ऊपर इफेक्ट करती है और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है। और हमारे पास जो फास्फोडाइएस्ट्रेज थी उसकी इनहिबिशन के लिए हमने कौन सी ड्रग दी थी, सिल्डेनाफिल। इसकी अगर हम इनहिबिशन कर देंगे साइक्लिक जीएमपी विल नॉट बी मेटाबोलाइज, ये तो टूटेगा ही नहीं, जीएमपी में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और ये क्या होगा, मोर एंड मोर साइक्लिक जीएमपी बनेगा, मोर एंड मोर रिलैक्सेशन होगी मसल्स की, स्मूथ मसल्स की, मोर एंड मोर ब्लड फ्लो होगा, मोर एंड मोर प्रोलॉन्ग डिरेक्शन। यस, ये बात आ गई यहाँ पर। सिल्डेना वो नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल इकट्ठे दें तो ये हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होते हैं ना, ये हमारे पास काज करवाती है। अगर हम ये सिल्डेनाफिल दें तो ये हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन करवाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ होती है। और सिनर्जेटिक रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स हो जाती है, ठीक है। कहता है कि पोटेंशियली डेंजरस भी हो सकती है हाइपोटेंशन, इनएडिक्वेट परफ्यूजन होती है क्रिटिकल ऑर्गन्स की, ठीक है। अब पेरीफेरी में तो ब्लड ज़्यादा हो जाता है, जब वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जब ब्लड कम जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियली डेंजरस हाइपोटेंशन हो जाएगी। मतलब पेरीफेरी में ब्लड ज़्यादा होगा और हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास ये डेंजरस साबित हो सकता है। जहाँ अगर हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन है, ठीक है, इसका हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, हेडेक हुआ बंदे को, तो फिर क्या करें, तो नाइट्रोग्लाइसरीन का जो इफ़ेक्ट है वो हेडेक होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या करें, एस्पिरिन लो, ठीक है, या फिर वो जो है उसको स्वालो कर लो उसकी टेबलेट को, या फिर उसको स्पिट आउट कर दो, ठीक है। हार्ट ब्लॉक में ये बात याद रखना, हार्ट ब्लॉक में कभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ ना करना। कोई भी एमसीक्यू होता है, हार्ट ब्लॉक में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करने। अब ये सर की स्लाइड्स थी, उसमें से हमारे पास ये कुछ ड्रग्स हैं, ये चंक फ्रॉम स्लाइड्स लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, उसका नाम दूसरा नाम प्रिंस मेटल एंजाइना, साइलेंट इस्कीमिया हो जाता है, एंजाइना ऑफ ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन। अब यहाँ पे देखो एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन कौन सी हैं। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, इनको तो मैं कहता हूँ छोड़ ही दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें मेजर चंक वो जो है ना आपकी जो पेपर में है, वो जो बुक में है कैटजंग में, वो तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मज़ीद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई चीज़ इम्पोर्टेंट मिलती है तो। हाँ, ये देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम देखो, ये हमारे पास विरेपामिल है, डिल्टियाज़म है, नाइफिडाइपिन है, एम्लोडाइपिन है। इनके नाम कैसे याद रखें, अब कोई कह दे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम बताओ, ठीक है। विरेपामिल को याद रखो ऐसे, अभी बताता हूँ। डिल्टियाज़म, ठीक है, एज़म इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, उसका दिल बना हुआ है, डिल्टियाज़म। नाइफिडाइपिन, ये हमारे पास नाइफ के स्पेलिंग तो होते हैं KNIFE, ठीक है। ये हमारे पास नाइफिडाइपिन, डाई मतलब दो मुंह वाली, नाइफिडाइपिन। एम्लोडाइपिन मतलब
आम की गुठली, एम्लोडाइपिन, इसको मैंने ना ऐसे ही याद किया हुआ था कि ना एक विरेपामिल है, ठीक है, डिल्टियाज़म है, नाइफिडाइपिन है, एम्लोडाइपिन है। शायद आपके दिमाग में भी ये बैठ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पास पीफॉक्स इनहिबिटर्स कौन सा था? ट्राइमेटाजिडीन था। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग आती है? हमारे पास निकोरेंडिल आती है, निकोरेंडिल, ठीक है। आइवेब्राडिन क्या काम कर रहा था? ऐसे पेस मेकर की एक्टिविटी को हमारे पास ये कम कर रहा था, ठीक है। अमाइल नाइट्रेट को हम कैसे ले रहे थे? इनहेलेशनल रूट से ले रहे थे, ठीक है। अब ऐसी ड्रग का नाम बताओ जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% हो। वो हमारे पास है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, जो कि हमारे पास मार्केट में मौजूद है, उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हमारे पास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको ऐसे ही रट्टा लगाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो है सेलुलर या मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, दूसरा है हीमोडायनामिक मैकेनिज्म। अब सेलुलर लेवल पे क्या काम होता है? ये होता है डाई नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं स्मूथ मसल्स में, ठीक है। अब गुआनाइल साइक्लेज की जो स्टिमुलेट जो होता है, फिर वो क्या होता है? वीनोडाइलेशन होता है, वीनस पूलिंग होती है, प्रीलोड कम होता है, डिक्रीज फ्लो टू हार्ट होता है, मायोकार्डियल फाइबर की टेंशन कम हो जाती है, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, डिक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये गुआनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होता है तो आर्टीरियोलर डायलेशन की वजह से, ये इस साइड में हमने बात किया वीनस डायलेशन की, ठीक है। वीनस डायलेशन से क्या हुआ? वीनोडाइलेशन हुआ, वीनस पूलिंग हुई, वेन्स में ज़्यादा ब्लड चला गया, और प्रीलोड कम हुआ था, उसकी वजह से फ्लो टू हार्ट कम हुआ था, फाइबर की टेंशन कम हुई थी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुई थी, ठीक है। अब ये जो आर्टीरियोलर डायलेशन हुई है, ठीक है, उसमें हमारे पास आफ्टर लोड कम हुआ, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और हमारे पास हीमोडायनामिक इफेक्ट क्या हुआ? तो उसमें हमारे पास प्रीलोड कम हुआ। प्रीलोड किससे कम हुआ? वेनस पूलिंग की वजह से। आफ्टर लोड कम कैसे हुआ? आर्टरी की रेजिस्टेंस कम करके फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू मायोकार्डियम हुआ, क्योंकि नाइट्रेट्स ने कोरोनरी की डायलेशन करवा दी, आर्टीरियल डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स इन वैसोस्पेस्टिक एंजाइना, ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होगी, क्योंकि अब इम्प्रूव ब्लड फ्लो हो गया है सब एंडोकार्डियल एरियाज को ड्यू टू डिक्रीज वॉल टेंशन, ठीक है। और हमारे पास रिलीफ ऑफ एंजाइना हो जाता है। ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है।